क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 है स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या तो ग्राफिकल या इसको हम पिक्टोरियल भी कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये पूरा चैप्टर आपका इस कंटेंट पे बेस्ड है कि आपको ग्राफिकली या पिक्टोरियली आपको कोई भी गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो यही आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर में आपको 3 टाइप से की जा सकती है। पहला है आपका बार ग्राफ, दूसरा है आपका हिस्टोग्राम, तीसरा है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब एक एक करके मैं आपको ये तीनों कंटेंट समझाती हूँ। कुछ पॉइंट्स पहले हम नोट करेंगे कि बार ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इसका मतलब जो हम यहाँ पे बार बनाएंगे ग्राफ के अंदर वो यूनिफॉर्म साइज के होने चाहिए, एक ही चौड़ाई के होने चाहिए। लंबाई उनकी छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन विड्थ जो है सेम होनी चाहिए। और हम जो विड्थ रखेंगे हमेशा वो किसके अलोंग रखेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस, जो नीचे की साइड होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें आप क्या डिपिक्ट करेंगे? वेरिएबल्स। जो भी कुछ आपको डेटा दिया होगा उसको आप एक्स एक्सिस पे डिपिक्ट करेंगे। कि जनरली ये स्टेटमेंट्स लिखी होती है कि जैसे कोई राशन का सामान है तो वो सामान का अलग अलग लिस्ट का नाम हो जाता है। इसी तरह से आप वैल्यूज होगी जो इन वेरिएबल्स की, वो आप कहाँ यूज करेंगे? वो आप डालेंगे एक्स वाई एक्सिस के अलोंग। ये आप कहाँ दिखाएंगे? ऑन वाई एक्सिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बार ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट कि जो हाइट होगी बार्स की, हाइट्स ऑफ बार्स किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यानी कि जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी उस पे डिपेंड करेगी। ये जो वैल्यूज है ये किस पे बताया मैंने अभी आपको हिंट दिया, ये वाई एक्सिस पे रहेगा। तो यानी कि जितनी भी हाइट होगी आपके बार की वो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। जैसे हम एक ग्राफ बना के देखते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, ये एक ग्राफ हो गया। जैसे अगर हम बार्स बनाते हैं, हम रेक्टेंगुलर शेप के बार्स बनाते हैं। एक ये हो गया, सबकी विड्थ सेम रखनी है, जैसे 3 बना दिए। ये वाला आपका समझ लीजिए ये सॉल्ट हो गया, ये टी हो गई और ये शुगर हो गई। ये समझ लीजिए राशन का सामान है। तो ये चीज़ तो हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे, और ये विड्थ हमेशा सेम होनी चाहिए। इसको कहते हैं ये विड्थ है और ये वाली इसकी हाइट है। तो एक्स एक्सिस पे ये जो विड्थ दिखाएंगे ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, ये सेंटर ओरिजिन, और ये वाली हमारी ऐसे जो चलेगी ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें गिवन होगा जिसमें वेरिएबल्स जो जो अलग अलग हैं, जैसे कि सॉल्ट है, टी है, शुगर है, कि कितना पैकेट यूज हो जाते हैं एक महीने में। अगर ऐसे डेटा दिया हुआ है, मान लो ऐसे कह देते हैं कि टी के जो है 1 पैकेट यूज होता है, तो ये एक वैल्यू है। सॉल्ट के 3 पैकेट यूज हो जाते हैं, और शुगर के ये 2 पैकेट, ये 2.8 समथिंग पैकेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरफ आपके वेरिएबल चलेगा, जो वेरिएबल की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे चलेगा इस साइड पे वाई एक्सिस पे, और ये चलेगा एक्स एक्सिस पे। तो ये एक टाइप का बार ग्राफ है जिसकी क्या पहचान है? एक तो इसकी विड्थ, जो ये आपकी चौड़ाई है, देखो ये वाला गैप हर बार का सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज
आपकी विड्थ जो है एक्स एक्सिस के अलोंग आप दिखाएंगे, ये जो चौड़ाई है बार की। फिर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आप दिखाएंगे वाई एक्सिस पर। और जो ये हाइट होगी ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, जितना ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ये हाइट बड़ी होती जाएगी, कम हो जाएगी तो ये वाली हाइट छोटी हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो बेटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में आते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के क्या फीचर्स हैं ये देखते हैं पहले हम। पहली चीज, हिस्टोग्राम आप दो टाइप के देखोगे, एक तो यूनिफॉर्म विड्थ वाले और एक होगा वेरिंग विड्थ वाले, जिसकी विड्थ आपको चेंज भी दिखाई देगी। यानी कि जो बार थे, इसमें तो बार ग्राफ में हमने सेम साइज के रखे थे, सेम चौड़ाई के रखे थे, लेकिन इसमें सेम चौड़ाई वाले भी आप देखेंगे और डिफरेंट चौड़ाई वाले भी देखेंगे कि कोई कम चौड़ी है कोई ज़्यादा चौड़ी है बार, ये आप देखेंगे। दूसरा, हिस्टोग्राम हमेशा यूज होता है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए, फॉर कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब ये क्या होता है क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल आपने बेटे ऐसे लिखे हुए देखे होंगे कि 0 से लेकर 10 साल के बच्चे, 10 से लेकर 20 साल के बच्चे, इनकी हाइट की कई बार आपने देखी होगी ऐसी टेबल। फिर 20 से लेकर 30 साल के बच्चे की कितनी संख्या है फैमिली के अंदर, ऐसे वाले आपने टेबल देखी होगी डेटा। तो इसमें जो ये इसी को ही कहते हैं क्लास इंटरवल, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो इनिशियल वैल्यू दी हुई है 0, फाइनल वैल्यू दी हुई है 10। ऐसे ही इसमें इनिशियल वैल्यू, या आप लोअर लिमिट भी कह सकते हो इसको, कि इस पूरी क्लास की लोअर लिमिट क्या है 0 है और अपर लिमिट क्या है 10 है। यानी कि लोअर लिमिट का मतलब है कि यहाँ तक लिमिट है कि इससे लोअर नहीं जाएगा, और 10 क्या हो गई, इसकी अपर लिमिट हो गई कि इससे ऊपर नहीं जाएगा इस क्लास का इंटरवल। ठीक है, तो इसी को ही कहा जाता है क्लास इंटरवल। क्लास का मतलब होता है ग्रुप। एक हमने ग्रुप बना दिया कि जैसे किसी फैमिली में 0 से 10 साल के 2 बच्चे हैं और 10 से 20 साल के 3 बच्चे हैं, तो ऐसे फैमिली मेंबर्स के गिनने वाली टेबल में ये लोअर लिमिट हो गई कि 0 से नीचे वाले हम काउंट नहीं करेंगे इस क्लास के अंदर। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। तो ये आपका जो हिस्टोग्राम है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए ही काम करेगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस कैसे है, ये यहाँ पे 10 पे ख़त्म हुआ तो इससे अगली क्लास फिर से 10 से शुरू हो गई, यानी कि पिछली क्लास की जो अपर लिमिट है वो मैच करनी चाहिए नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से। यानी कि इसकी ये जो अपर लिमिट ये इससे मैच करनी चाहिए लोअर लिमिट से। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। नॉन कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा अलग से बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 0 से 8, फिर लिखा 10 से 15, फिर लिखा 18 से 20। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो इसको कहेंगे नॉन कॉन्टिन्यूअस या वेरिंग विड्थ वाले। इस केस में वेरिंग विड्थ के बनेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से करना है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप्स इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बार्स। अब इसका क्या मतलब है, यही इसकी असली डेफिनेशन है कि आपने देखा जब बार ग्राफ मैंने आपको बताया, बार ग्राफ के अंदर जो बार्स बनाए गए थे उनके बीच में गैप था। लेकिन बेटा हिस्टोग्राम में जब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तो आप जब भी बार बनाएंगे, जैसे एक डेटा ये हो गया मेरे पास बार का, फिर मैं एक बार ऐसे इसके साथ ही बनेगा, दूसरा बार फिर इसके साथ बनेगा। ये जरूरी है, आपको इनके बीच में गैप नहीं रखना है जैसे हमने बार ग्राफ के बीच में गैप रखा था। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में सिर्फ यही एक डिफरेंस है, बार ग्राफ में गैप होता है और सबके साइज सेम होते हैं, लेंथ वेरी कर सकती है, लेकिन हिस्टोग्राम में यहाँ पे कोई भी गैप नहीं छोड़ना होता। और जैसे क्लास इंटरवल को हम कहाँ फिक्स करेंगे, देखिए ये ऐसे होता है
जीरो से लेकर, अगर हमने इसको जीरो माना है तो जीरो, और ये 10 यहाँ पे, अब फिर यहीं से 10 शुरू हो रहा है, 10 से 20 यहाँ पे, यहाँ से ही 20 शुरू हो रहा है, 20 से 30 यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 5 बच्चे हैं, ये हमारा हो गया 3 है, ये वाला हमारा हो गया कि 2 है। इस तरह से करके हिस्टोग्राम भी बन सकता है, जिसमें बस आपको गैप नहीं रखना है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको पॉइंट बताएं। और इसका मेन फीचर ये है, एक तो ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए यूज होता है, और किस इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। बार्स के बीच में कॉन्जिक्यूटिव बार्स, मतलब जो साथ साथ आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच होने चाहिए, ताकि एक सीक्वेंस फॉलो होता रहे। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब सबसे पहली चीज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हिस्टोग्राम की जरूरत होती है, और हिस्टोग्राम के भी जो बार्स हैं उनके मिड पॉइंट्स की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या फीचर लिखेंगे, इसमें हम ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ अपर साइड्स ऑफ adjacent bars ऑफ हिस्टोग्राम। यानी कि ये हिस्टोग्राम के जो अपर साइड है बार्स की, और किस तरह से करते हैं, बाय यूजिंग लाइन सेगमेंट्स। अब कैसे कह रहा है ये देखो, जैसे मान लो ये आपका, हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या करेगा ये, जैसे ये मैंने बार बना दिए, हिस्टोग्राम बना दिया कोई, ठीक है। अब ये हिस्टोग्राम क्यों है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन बार्स की ना मिड वैल्यू देख लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये रहा, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्यूरेट, ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे तब एक्यूरेट पता चल जाएगा। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। जैसे सपोज कर लीजिए ये 0 से 10 है अगर, या चलो ये 10 से 20 मान लेते हैं, तो 10 से 20 में ये वाला पॉइंट 15 हो गया बीच की वैल्यू। ऐसे ये 20 से 30, ये 40, ये 50, ये 60, ठीक है। तो ये 15 हो गया, ये 25 हो गया। ऐसे ये बीच की वैल्यू इसकी 35 हो गई, ये बीच की वैल्यू इसकी 45, इसके बीच की वैल्यू इसकी 55। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। हमेशा ध्यान रखना लाइन सेगमेंट्स यूज करने हैं हमें, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव बार्स को जोड़ने के लिए आपको एक लाइन सेगमेंट यूज करना है। जब आप अगले दो को जोड़ोगे उसके लिए डिफरेंट लाइन सेगमेंट यूज होगा। जैसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट से इस 15 को 20 से जोड़ दूंगी, 25 से स्ट्रेट लाइन से स्केल का यूज कर कर, फिर 25 से इस 25 से फिर एक और स्केल रखकर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ूंगी जो ये स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है। ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। फिर इस 35 से 45 पे एक स्ट्रेट लाइन डालूंगी स्केल के यूज से। ऐसे ही 45 से फिर 55 के ऊपर एक लाइन डलेगी। लेकिन अब इससे पहले आपको कोई क्लास गिवन नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लास है। इसके बाद की कोई क्लास गिवन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इससे जस्ट पहले इतने गैप का एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये 0 से 10 तक कोई क्लास इंटरवल है। तो इससे पहली जो मिड वैल्यू होगी वो होगी 5, ठीक है। तो अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि पॉलीगन एक शेप होना चाहिए, तो हम डॉटेड लाइन से इसको, ऐसे स्ट्रेट लाइन से आप ऐसे कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर दोगे। ऐसे ही सिमिलरली एक सक्सीडिंग क्लास भी हम इमेजिनेशन में मान लेंगे सेम गैप लेते हुए। तो ये इमेजिनेशन की हो गई, ये हमारी 70 भी हो गई एक, ठीक है। तो इसका हाफ हो गया आपका यहाँ पे 65। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक सीधी लाइन यहां जोड़ देंगे। क्लियर है? इसी को ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं।
समझ में आया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप बिना हिस्टोग्राम के बार को बनाए भी कर सकते हैं। क्या करना है, सीधा आप इसको पहले लिख लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन, यानी कि आप इसको बिना हिस्टोग्राम के बार बनाए भी, सिर्फ मिड वैल्यू को आपको देखना है। इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। अब उसको वो तरीका क्या है, अब आप देखिए। उसका तरीका है मिड पॉइंट निकालना। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, हमने क्या किया, हमें क्योंकि बेटा मिड पॉइंट ही तो कनेक्ट करने हैं पॉलीगन के लिए। पॉलीगन कहते हैं जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, ऐसी वाली लाइन या ऐसी वाली शेप। तो इसमें हमने देखा ना अलग अलग लाइंस, हमने कितनी सारी लाइंस बनाई, स्ट्रेट लाइन। लेकिन तो मिड पॉइंट क्या होता है, तो इसके लिए हमें कंसेप्ट चाहिएगा मिड पॉइंट का। किसका? मिड पॉइंट, जिसको कहते हैं हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। मिड पॉइंट का अगला नाम है क्लास मार्क। अब ये क्या होता है, क्लास मार्क होता है बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपर लिमिट, कोई भी इंटरवल ले लीजिए आप, उसकी अपर लिमिट प्लस करेंगे लोअर लिमिट, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालनी है 10 और 20 की निकालना है मुझे कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा या इसका क्लास मार्क क्या होगा। अब हम आगे से मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे, इसको क्लास मार्क बोलेंगे। तो 10 से 20 के बीच में क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, देखो अभी तो इजी है, तो आप इसका आधा आराम से निकाल पा रहे हो। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, 10 और 20 को प्लस, पहले हमने 20 लिखा फिर प्लस किया 10, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस है। तो इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा, 10 और 20 हो गया 30, 30 का आधा 15। या तो आप वैसे भी निकाल पा रहे हो कि इसके बीच की वैल्यू 15 है, लेकिन कई बार डेटा बेटे बहुत बड़ा होता है जिसको आपको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, कई बार पॉइंट्स में भी दिया होता है। तो हमें क्लास मिड पॉइंट निकालना हो या क्लास मार्क निकालना हो, उसका हमारा ये तरीका है। तो ये तो थी आपकी छोटे सा इसका इंट्रो कि आपको इस चैप्टर में किन किन तरीकों से आप पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन between the ages 15 to 44 worldwide found the following figures in percentage। अब आपको इसमें जो है एक सर्वे किया गया बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया जिसमें औरतों की बीमारी और मौत होने की वजह देखी गई कि किस वजह से उनकी 15 से जो 44 साल के बीच की औरतें हैं उनकी जो है डेथ किस वजह से हो रही है या किस वजह से वो ज़्यादा बीमार पड़ती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरफ आपको ये परसेंटेज दी हुई है उनकी कि किस किस बीमारी से उनकी परसेंटेज, इतनी इतनी परसेंटेज पे फीमेल जो है उनका फर्टिलिटी रेट आ रहा है परसेंट में। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 31.8 फीमेल्स, इतने परसेंट फीमेल्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस की वजह से 25.4% फीमेल्स की फर्टिलिटी रेट बताया गया है। इंजरीज 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, हार्ट वाली डिजीज जो होती है उसकी वजह से 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन, सांस की प्रॉब्लम की वजह से 4.1, और बाकी के अदर कॉजेज जो है उनकी वजह से 22%। ये आपको फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया हुआ है। अब इन्होंने पूछा है, पहले आपको पहले पार्ट में बताना है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको एक डेटा दिया है, इसको डेटा बोलते हैं बेटे, ये जो आपको डेटा दिया है इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, पेपर पर एक एक्स एक्सिस, ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाली हमारी वाई एक्सिस है। अपनी कॉपी पर आप एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली ये दोनों लाइंस बना लेंगे। फिर
आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे हम जो है, जो आपका डेटा दिया होता है उसको लिखते हैं। तो ये वाली हमारा पहला वाला हो गया, मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, RHC, इसको लिख देती हूँ RHC, ठीक है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन को लिख देती हूँ NC, और ये इंजरीज, ये वाला हो गया कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, और ये हो गया रेस्पिरेटरी कंडीशंस, और ये हो गया हमारे अदर कॉजेस, ठीक है। अब इस डेटा को इधर कितना दिया हुआ है, ये हम रेंज लिख लेते हैं अपने हिसाब से। सेंटर में हमारे ये बिल्कुल 0 हो गया, ये हमारा 5, फिर ये 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, और इसके ऊपर आगे सो ऑन 35 चलता रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने जो जो डिटेल दी, जैसे कि अब देखो इसको ग्राफ में कैसे पढ़ेंगे, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वो 31.8 जा रही है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की विड्थ तो हमें सेम रखनी है, ठीक है, लेकिन इनका जो लेंथ है, जो इसकी हाइट है, वो जाएगी 31.8, यानी कि 35 आपका समथिंग यहाँ पे आएगा 35। तो 31.8 जब आप उसमें देखेंगे तो उसके करीब थोड़ा थोड़ा ये 31.8 पे आएगा। तो ये सीधा ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना आप लोगों को आता है, ये सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले क्वेश्चन में ये ग्राफिकली हमने दिखा दिया, जैसे न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4, तो ये रहा हमारे बार की लेंथ जो है 25 से थोड़ा सा ऊपर, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये 25.4 हो गया। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। तो इस तरह से ये हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और इसमें आपको बस ये मेंशन जरूर करना होगा, जैसे कि आप इसका फर्स्ट पार्ट में ये ग्राफ बनाएंगे, पूरा आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉजेज, क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है और वाई एक्सिस पे क्या लिया है। तो आप लिखेंगे कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ इज डिनोटेड ऑन एक्स एक्सिस। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा कि आप किस चीज को एक्स एक्सिस मान रहे हो, और एंड फीमेल फैटेलिटी रेट जो आपको परसेंट में दिया है इज डिनोटेड ऑन वाई एक्सिस, ये मेंशन करना जरूरी है, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अब वो पूछ रहा है इन सारी बीमारियों में से, इन सारी कंडीशंस में से सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे फीमेल फर्टिलिटी रेट की परसेंट जो है बहुत ज्यादा है। तो आप इसमें सिंपल, आप देखो, अगर आप टेबल भी ना देखें, बार इसको ग्राफ को देखिए जरा, बार ग्राफ को, इसको देखकर जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी उसी की तो रेट सबसे ज्यादा है। तो ये देखो हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर ये आ गया। तो आप इसमें सीधा लिख देंगे, स्टेटमेंट के तौर पे भी आपको आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आप लिखेंगे द मेजर कॉज of women ill health and death worldwide is reproductive health conditions। यानी कि बेटे इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया उससे ये पता चला कि जब लेडीज रिप्रोडक्शन करती है या जब उनको बेबी पैदा होता है, तो उस समय पे जब उनकी पूरी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता है, बच्चा पैदा करने से पहले भी और बाद में भी, तो इससे फीमेल्स की डेथ का रेट ज़्यादा हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो ये इसका हमारा ये वाला आंसर हो गया। और लास्ट में ये आपका सिंपल अपना क्वेश्चन है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर
any two factors which play a major role in the cause in सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। अब ये आपको अपने टीचर से डिस्कस करना है कि क्यों ऐसा होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से सबसे ज़्यादा फीमेल्स की डेथ होती है या वो बीमार पड़ जाती हैं। तो ये आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे आपको डेटा दिया है, गर्ल्स को जो है नियरेस्ट 10 में किया हुआ है, यानी कि पूरा पूरा ये 940 जैसे लिखा है तो ये 948 की जगह 940 लिख दिया, नियरेस्ट 10 में कर दिया। और ये गर्ल्स की जो ये नंबर दिया हुआ है ये हर 1000 पर 1000 बॉयज में दिया हुआ है कि 1000 अगर बॉयज हैं एससी में तो 940 गर्ल्स हैं। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब में 1000 बॉयज होंगे तो 970 गर्ल्स होंगी। तो मतलब ये एक तरह से अप्रोक्सीमेशन में है नियरेस्ट 10। तो जैसे अगर मान लो ये 921 या 919 होता तो ये अप्रोक्सीमेट कर दिया है गर्ल्स का 920। तो गर्ल्स का नंबर इसमें बताया है जिसमें बॉयज को आपको यहाँ पे 1000 मानना है, गर्ल्स की इसमें वैल्यू दी है कि बॉयज के मुकाबले कितनी गर्ल्स हैं इन अलग अलग सोसाइटीज में। ठीक है, अब पहले तो क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट ये है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ दिया है तो बीच में हम गैप रख सकते हैं आराम से। तो इसके केस में पहले हमें ये मेंशन करना होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक बार जो बनेगा ये बनेगा शेड्यूल कास्ट का एससी, फिर शेड्यूल ट्राइब का। आप चाहो तो बेटे इस वाले बार पे भी लिख सकते हो, इसमें भी लिखा जा सकता है। फिर ये वाला है नॉन एससी एसटी, फिर ये है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और ये नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, फिर ये रूरल एरियाज में और ये फिर अर्बन एरियाज में। ठीक है, और फिर इधर अगर हम वैल्यू लें तो सबसे शुरू में हम ले लेंगे इसको 900, फिर हम 10 क्योंकि 10 की उसमें ही है 910, 920, 930 ऐसे करके हम रेंज अपने हिसाब से ले सकते हैं। 960 और आगे जाके ये 970, ये इसकी सीध में 970। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, इस तरफ आप ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स भी लिख सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इधर हो गया, इधर हम लिख देंगे ऐसे सेक्शन। तो हमने डिफरेंट सोसाइटी के सेक्शंस यहाँ पे दिखा दिए। तो अब इसमें लिखेंगे कैसे, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज डिनोटेड, कहाँ डिनोट किए हैं, ऑन एक्स एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन हमें देनी जरूरी है। और फिर उसके बाद द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इज डिनोटेड ऑन वाई एक्सिस। ये आपको हर ग्राफ के क्वेश्चन में करना है जब भी आपसे ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इसमें साथ में कि हमने क्या स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर में हमने 10 गर्ल्स को इंक्लूड किया है, छोटी छोटी। ये आपने ये 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक होता है ना ग्राफ में, तो ये हमने 10 सेंटीमीटर 10 गर्ल्स को लिया है 1 सेंटीमीटर में। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है सेकंड वाला, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अब जब आप इस ग्राफ को देखते हैं तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि कहाँ पे सबसे, कंक्लूजन में बेटे हमेशा आप यही बताओगे कि सबसे ज्यादा गर्ल्स का नंबर कहाँ पे है और सबसे कम गर्ल्स का नंबर कहाँ पे है।
ठीक है, तो आप देखिए बार की हाइट से ही आप बता पाएंगे कि जो एसटी वाले सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वहां पे गर्ल्स की संख्या और जगहों के मुकाबले ज्यादा है, और जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहां पे सबसे कम है। तो आप बस यही चीज आपको स्टेटमेंट में लिखनी है। इसका आंसर आपने क्या कंक्लूजन निकाला? द नंबर ऑफ गर्ल्स आर मैक्सिमम in scheduled tribes, whereas they are minimum in urban। ठीक है, बस आपको ये आपने इसका कंक्लूजन निकाला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड है, गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। यानी कि स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए हैं जिसमें सीट्स जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जीती हैं वो उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि जैसे एक कितनी 5-6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो इन्होंने ए पार्टी ने 75 सीट जीती हैं, बी पार्टी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है, पहले तो आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है इसको रिजल्ट को दिखाने के लिए। तो ठीक है, पहला पार्ट हमारा यही हो गया। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गई हमारी ए पार्टी, ये बी, ये सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो इस तरफ हमारी क्या हो गई, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और इस तरफ हमारी क्या हो गई, ये जितनी सीट्स उन्होंने जीती हैं। ठीक है, तो ये आपका ये 0 हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, फिर ये एक और अगर आप आगे लोगे तो ये हो गया 80। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि ये इन्होंने सीट्स वॉन जितनी जीती हैं, ये कितनी सीट्स वॉन हमने इस तरफ ली है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा बार ग्राफ। ग्राफ बनाना बहुत इजी है, आपको रेक्टेंगुलर बार्स बनाने हैं। जैसे कि ए पार्टी जो है 75 जीती है, तो ए पार्टी का ग्राफ आप 0 से शुरू करोगे और ये 75 की सीध में इसको लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे और ये बार ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही बी का, बी की सीध में बी कितने थे, बी के हैं 55, तो बी को आप देखोगे कि ये वाला ये 55 यहाँ बन रहा है, तो इसकी सीध में ये आप एक रेक्टेंगुलर बार बना दोगे। ठीक है, ये तो सीधा सीधा आप बना सकते हो। जैसे ई का 10 है, ई का विड्थ आप सेम रखोगे, ये ई को 10, ये देखिए ई यहाँ पे 10 है, तो ये इसका ये ग्राफ यहाँ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट पार्ट में जो जो हमने जहां पे लिखा है वो लिखना है। हम लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी इज डिनोटेड, सेम लाइन, ऑन एक्स एक्सिस the number of seat won, ये कहाँ आ जाएगा, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब चाहो तो आप ये भी स्केल भी लिख सकते हो कि आपने 1 सेंटीमीटर जो है 10 सीट्स उसको माना है। ग्राफ के जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 सीट्स के बराबर हमने माना है। ये देखो ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये हमने 10 सीट्स 10 सीट्स हम लेते चले हैं। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। अब कौन सी पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जीती होगी सबसे ज्यादा, जिसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा होगा। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा बार ग्राफ ए का है, तो हमारा सेकंड का आंसर आ गया सीधा विच पॉलिटिकल पार्टी। तो आप यहाँ पे लिखोगे पार्टी ए, और ध्यान रखिए आपसे आंसर में पार्टी ए नहीं लिखेंगे, आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। पार्टी ए वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि जो पौधों की बेटे पत्तियों को तोड़ा गया, 40 पत्तियां ऐसी ली गई जिसकी लेंथ को मेजर किया गया मिलीमीटर में। पत्तियां तो बेटे छोटी होती हैं, तो हमने उसको किस में मेजर किया, तो ये मिलीमीटर में हमने मेजर किया, जो ये वाली इस साइड वाली आपकी टेबल में दिया हुआ है। तो उसमें बताया गया कि जब मिलीमीटर में 118 से 126 तक 3 पत्तियां ऐसी हैं जिनका साइज जो है इस रेंज के अंदर आता है। ऐसे ही फिर 127 से 135 तक की 5 पत्तियां हैं। तो ये ऐसे टेबल दी हुई है आपको, और फिर आपको बताना है, पहला तो आपको ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम आपको याद होना चाहिए जिसके अंदर बीच में गैप नहीं होता बार्स में, तो हमें ऐसा वाला हिस्टोग्राम बनाना है। और साथ में इसने हिंट दिया है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। अब बेटे देखो, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसके शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में ही हिस्टोग्राम आप बना पा रहे हो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए देखो, आपने देखा यहां पे जो ये क्या होता है बेटे, ये होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है ये? क्लास इंटरवल, ये वाला। तो क्लास इंटरवल जब आप देख रहे हो तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये 126 पे खत्म हुआ और ये 127 पे शुरू हो गया। तो इनके बीच में जो 26 से लेकर 27 तक के बीच का गैप होगा वो कैसे फिल होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले इनको, जो इनके बीच का गैप है, जैसे ये 126 और 127 के बीच में जो गैप है, कितने का गैप है? 127 में से आप 126 माइनस करोगे तो 1 का गैप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 को आधा करेंगे। तरीका सीख लीजिए, 1 को आधा करेंगे तो ये हो गया हमारा 0.5। ठीक है, तो 0.5 को अब हम क्या करेंगे, मैं हर क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होगी, क्या होगी, लोअर लिमिट में से लोअर लिमिट को और छोटा कर दूंगी 0.5 से। मतलब अगर मेरी पहली क्लास की लोअर लिमिट है 118, तो अब मैं इसको 0.5 और कम कर दूंगी, तो मेरी लोअर लिमिट अब बन जाएगी 117.5। ये तो बन गई लोअर लिमिट। और अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं जो कि पहले थी 126, तो ये मेरी, इसको हम बढ़ा देंगे। मतलब कि लोअर लिमिट को माइनस करना है, एक कम करना है, अपर लिमिट को ऐड करना है। तो 126 में 0.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 126.5। ऐसे ही अगले क्लास इंटरवल में करना है। अगला क्लास इंटरवल है मेरा, मान लीजिए 127 है। ठीक है, तो अब ये, और ये है 135, तो अब ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट में से हम क्या करेंगे, 0.5 इसको पीछे लेके जाएंगे और 0.5 इसको आगे लेके जाएंगे। अब देखो, जैसे ही मैं इसको 0.5 पीछे लेके जाऊंगी, 127 से 0.5 पीछे जाएंगे तो ये बन गया 126.5, और मेरी दूसरी वाली क्लास इंटरवल बन गई 135.5। अब एक बार ये देखो बेटे, जो हमारी पहली क्लास का अपर लिमिट जो आई थी और जो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट आई थी, ये दोनों सेम हो गए ना। बस इससे हमें यही फायदा मिला कि हमें जब भी किसी क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाना होता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस वाले को, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट है वो ही लोअर लिमिट होनी चाहिए उसकी सक्सीडिंग क्लास की, उससे अगली क्लास की। जैसे एक इसको रैंडमली देखते हैं, ये वाला है जैसे, तो 154 है और 162 है, तो 154 से 0.5 पहला कितना हो गया, 153.5, और 162 से पॉइंट बाद वाला कितना हो गया, 162.5। तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी क्लास इंटरवल हमारी चेंज हो जाएगी, जो कि अब हमारी ये वाली टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी नई टेबल बन गई ये। अब इसके अकॉर्डिंग हम हिस्टोग्राम अपना बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जब तक कंटिन्यूएशन नहीं होगी हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा। तो अब क्या किया हमने, क्योंकि इसने बोला भी है कि आपको कंटिन्यूअस वाले से बनाना है ये आपको, तो अब हमने क्या किया, हमारे हिस्टोग्राम में टेबल जो नई वाली हमने बना ली वो हो गई ये वाली,
तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा ग्राफ क्या बनेगा? तो अब इसमें हम कैसे लिखेंगे डेटा को? ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा पॉइंट जो हो गया, ये हो गया 117.5, ठीक है, इसकी लोअर लिमिट। फिर ये आगे वाला हो गया 126.5, फिर ये उससे आगे वाला हो गया 135.5, फिर हो गया ये आपका 144.5, फिर ये वाला हो गया 153.5, फिर ये वाला हो गया 162.5, फिर ये हो गया 171.5 और लास्ट वाला हो गया 180.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि लेंथ ली है आपने, लीफ की लेंथ किस में है? इन मिलीमीटर। तो इस तरफ आपने ये ली है और यहाँ पे क्या लिया है आपने? नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स ये आपने इस तरफ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आप जब वैल्यू लिखोगे आप, तो आप कहाँ से शुरू कर रहे हो? 0 से शुरू कर रहे हो और 13 तक जा रहे हो। तो ये हो गया आपका 0, फिर ये हो गया 1, फिर आपका हो गया ये 2, फिर 3, ऐसे करते करते आप इसको लेते जाएंगे और ये कहाँ तक ले जाएंगे आप? 11, 12, 13 तक, ठीक है। तो आपको बस ग्राफ को बनाना पता है आपको। अब आप सीधा इसको देखेंगे कि 117.5 और 126.5 में 3 है, तो ये 3 की सीध में आपका ये ग्राफ बन जाएगा। आपका एक बार बना देंगे आप पूरा प्रॉपर, और ध्यान रखेंगे कि साथ में कनेक्ट करते हुए बनाना है, तभी ये हिस्टोग्राम कहलाएगा। तो ये आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। इसमें बस आप ये लिख देंगे लेंथ ऑफ लीव्स in millimeter denoted on x axis, फिर number of leaves is denoted on y axis, ठीक है, ये लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। मतलब इसके मिड पॉइंट को जोड़ते रहिए। आपको ये लीजिए, ये वाले मैं डॉट्स बना देती हूँ। इस डॉट से भी हम जब इनको कनेक्ट करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा जोड़ने वाला। हाँ, हम इससे भी बना सकते हैं। तो आप यह लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाना है, उससे सिर्फ आपसे पूछा है कि यस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि आपको पता है हिस्टोग्राम से ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? आपको पूछा है उसने कि क्या ये कहना सही होगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स जो हैं 153 साइज की हैं? तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये देखो 153 साइज जब है, तो ये देखो 153 वाले रेंज में जब हम आएंगे तो 153 साइज टेबल में देखो, यहाँ पे देखते हैं 153 साइज यहाँ पे आ रहा है, 0.5 है ना इसके बाद, तो 153 इस रेंज में आएगा। तो हाँ, यही वाली तो रेंज ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स हैं। तो आप बोलेंगे इसको कि यस, थर्ड पॉइंट में क्या आंसर आएगा आपका, क्योंकि 153 अब आपका इस रेंज के अंदर आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा ऊपर वाले में। तो जिसका सबसे ज्यादा है, तो आप लिखेंगे यस एज इन द क्लास इंटरवल। अब क्योंकि हम नए इंटरवल की बात कर रहे हैं, जो हमने नए क्लास इंटरवल बनाए हैं, 144.5 से लेकर 153.5, द लेंथ ऑफ लीव्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। यानी कि इसमें आपको एक टेबल दी हुई है कि जो नियॉन लैम्प्स होते हैं, जो ये नियॉन लाइट्स आती हैं, ये कितना टाइम ये खराब नहीं होते हैं, मतलब ठीक चलते हैं। तो ये आपको टाइम दिया हुआ है इनका। ये तो दिया है इतने घंटे कि 300 से 400 घंटे जो है ये 14 लैम्प्स जल पाते हैं, 400 से 500 घंटे 56 लैम्प्स जल पाते हैं। मतलब ये सारे नंबर ऑफ लैम्प्स दिए हुए हैं आपको, और ये आपको उनका ड्यूरेशन दिया है कि कितने टाइम ये चल पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो फिर से वही है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। जब वो हिस्टोग्राम बोलेगा तो आपको सारे बार्स ऐसे बनाने हैं जो आपस में कनेक्टेड हो। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि इसका डेटा क्या क्या दिया हुआ है उसने। यहाँ पे हो गया हमारा 0, और ये हमारा 300 है पहली वैल्यू, फिर ये 400, फिर ये 500, फिर ये 600, फिर 700, 800, 900, और ये फिर 1000। तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमारा ये हो गया हमारा 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है हमने नंबर ऑफ लैम्प्स, वाई एक्सिस पे लिया है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, लाइफ टाइम, और ये किस में है, इन आवर्स, कि कितने घंटे कोई भी नियॉन बल्ब जो है चल पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सीधा इसमें हमारा ये पैराग्राफ हो गया, इसमें ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ठीक है। इसमें आप ये लिख देंगे कि लाइफ टाइम हमने एक्स एक्सिस की तरफ लिया है, नंबर ऑफ लैम्प्स हमने वाई एक्सिस की तरफ लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि 700 आवर्स के बाद वाले जितने भी 700 से ज्यादा जल रहे हैं बल्ब, ऐसे बल्ब कितने हैं। तो आपको क्या करना है, 700 के बाद जितने भी ये बार्स हैं, ये सारे बार्स, कितने बार्स हैं, एक तो देखो 700 के बाद आपका 74 है, फिर ये कितना है आपका 62, और ये कितना है आपका 48। तो उसने क्या पूछा है कि 700 से ज्यादा कितने जल रहे हैं। तो हम आप सीधे क्या लिखेंगे इसको, सेकंड पार्ट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ लैम्प्स हैविंग लाइफ टाइम कितना, मोर देन 700 आवर्स के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कौन कौन से हैं, एक तो है 74, फिर है 62, और फिर है 48। उसने आपसे टोटल पूछा है। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका, टोटल करेंगे तो ये आपके आ गए 184 लैम्प्स ऐसे हैं जो 700 से ज़्यादा घंटे चलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब है बेटे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। अब ये दो तरह के सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स दिए हुए हैं आपको। 0 से 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं। ये सेक्शन ए का बताया जा रहा है आपको, ये सेक्शन बी का बताया जा रहा है। 0 से 10 3 बच्चों के, 10 से 20 9 बच्चों के, 20 से 30 17 बच्चों के, और 30 से 40 12 बच्चों के, 40 से 50 9 बच्चों के। इसी तरह से सेक्शन बी का दिया हुआ है डिटेल। उसने आपसे उसने पूछा है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। यानी कि एक ही ग्राफ के अंदर आपको दोनों सेक्शंस के मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की मदद से। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शन। अब कंपेयर करना तो वैसे भी आसान हो जाएगा बेटे, क्योंकि वो आप ग्राफिकली दिखा सकते हो। तो पहले वो क्या कह रहा है, एक ही ग्राफ पे, ये रहा आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसने कहा है एक ही ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक तो बताया था कि हिस्टोग्राम बना के आप कर सकते हो। अब
इस क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जिसमें आपको हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी सीधी आपको मिड वैल्यू निकालनी है। अब मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे अपनी तरफ से ऐसी वाली, जिसमें मैंने क्लास, पहले तो मार्क दिया हुआ, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया एक तरह से, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जब हमें मिड पॉइंट निकालना होता है, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। कैसे निकाला मिड पॉइंट? मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि 0 से 10 के बीच की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 10 के बीच में 5 आएगा, 10 से 20 के बीच में ये वाला कॉलम हमें नया ऐड करना है। बाकी देखो ये पूरा हमने उसमें टेबल में से इकट्ठा इसको कंसोलिडेट कर दिया। सेक्शन ए के इतने बच्चे हैं, सेक्शन बी के इतने बच्चे हैं, और दोनों में ही ये मार्क्स जो है सेम थे, तो इसलिए इसको एक कंसोलिडेट टेबल में बना दिया हमने। हमने ये वाले एक और कॉलम ऐड किया जो क्लास मार्क का था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अब हमें सिर्फ क्लास मार्क देखना है और सेक्शन के बच्चे, एक सेक्शन में जैसे कितने बच्चे हैं वो उसके लिए वो देखना है। तो पहले हम इसके मार्किंग कर देते हैं। ये हमारा हो गया 5, ये हो गया 10, ये 15, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 25, ये हो गया हमारा 30, ये 35, ये 40, ये 45, और ये अगर आगे भी लेना है तो 50। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे, इस तरफ चल रहे हैं मार्क्स। अब हम इस टेबल पे फोकस करेंगे हमारी, क्योंकि ये नई मॉडिफाइड टेबल है। और इस तरफ हो जाएंगे हमारे ये हो गया हमारा 5, फिर हो गया हमारा 10, फिर हो गया हमारा 15, फिर ये हो गया हमारा 20। ठीक है, तो अब हमें एक बार इसके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा जो होगा, जैसे कि ये 5 और 3, ये वाला पॉइंट जो है 5 और 3 हो गया कि 5 ये एक्स एक्सिस का, ध्यान रखिए पहली जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, और 3 जो है इसका, अगर हम इसकी सीध में देखें तो 5 और 3, ये वाली लाइन जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये वाली लाइन है सेक्शन ए की, और ये वाली लाइन है सेक्शन बी की। कैसे किया हमने? ये पहला पॉइंट 5 3 हो गया, 5 और 3। दूसरा पॉइंट हो गया 15 और 9, ये वाला हो गया हमारा 15 और 9, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर इसका तीसरा पॉइंट हो गया हमारा 25 और 17, ये वाला पॉइंट। ये कौन सा हो गया? 25 और 17। ये आपको पॉलीगन में दिखाना पड़ेगा पॉइंट्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। फिर हमारा 35 और 12, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 35 और 12। देखो ये 35 और ये इधर आके 12 आ जाएगा। ये आपको इस तरह से रखना है, पहली वैल्यू x वाली होती है, दूसरी वैल्यू y वाली होती है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फिर आपका लास्ट हो जाएगा 45 और 9, ये वाला पॉइंट हो गया 45 और 9, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन बी का देखेंगे। सेक्शन बी का पहले ये देखेंगे क्लास मार्क वाली वैल्यू, और फिर सेक्शन बी की ये वाली 5 और 5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5 और 5। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 15 और 19। तीसरा पॉइंट हो जाएगा 25 और 15, ये वाला 25 और 15। फिर 35 और 10, ये वाला पॉइंट 35 और 10। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा 45 और 1, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 45 और 1, ठीक है। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने बिना हिस्टोग्राम बनाए ऐसे बनाना है। हमें क्या करना था, बस जो हमें क्लास मार्क दिया हुआ था उस, मतलब ये जो हमारा क्लास इंटरवल था, मार्क्स जो हमें दिए, ये क्लास इंटरवल है एक्चुअल में। तो इसके किसी भी इंटरवल का आप बीच वाला पॉइंट निकालते जाओ बस। तो 0 और 10 के बीच में 5 आता है, तो ये 5, फिर इसके 10 और 20 के बीच में 15। तो हमें मिड पॉइंट जैसे ही हमने निकाला, तो फिर हम मिड पॉइंट देखेंगे सीधा, और उसके जो वैल्यू दी है उसके रेस्पेक्ट में, वो वाली वैल्यू से हम उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम अब हमें ये लिखना भी है। क्या लिया है हमने?
क्लास मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इसमें ये दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे का देखिए कि ये जो सेक्शन बी का जो ये वाला बच्चा है इसके जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं एक तरह से देखा जाए तो, और ऐसे ही आप इसको टेबल में देख के बता सकते हैं कि सेक्शन बी का जो ये वाला बच्चा है इसके सबसे कम मार्क्स आए हैं, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन ए में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स इस बच्चे के आए हैं, देखो ज़्यादा मार्क्स वाला ये वाला बच्चा है और सबसे कम सेक्शन ए में इस बच्चे के मार्क्स हैं। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। ऐसे ही जब सेक्शन बी में देखोगे आप तो सेक्शन बी के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स इस बच्चे के और सबसे कम मार्क्स इस बच्चे के। तो इस तरह से आप फिगर को देख के, पॉलीगन्स को देख के आप ये देख सकते हैं कि किस तरह का कंक्लूजन निकल रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। मतलब ए और बी टीम के बीच में क्रिकेट मैच खेला गया और उन्होंने जितने रन्स बनाए हैं पहली 60 बॉल्स में वो आपको दिए हुए हैं। यानी कि जब 0 से 6 तक बॉल्स इनके ऊपर डाली गई तो टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए। तो इस तरह से ये आपको टेबल दी हुई है और आपसे बोला गया है रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यानी कि आपको सेम ग्राफ पर ये दोनों टीम्स की जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं। लेकिन हिंट साथ में क्या दिया है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस, क्योंकि क्लास इंटरवल देखिए बेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है। जो इसकी अपर लिमिट है वो नीचे वाले की लोअर लिमिट मैच नहीं हो रही है, 6 और 7 मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों के बीच में गैप आ रहा है, 1 नंबर का गैप आ रहा है, तो उस 1 नंबर को हम आधा कर देते हैं और 0.5 दोनों तरफ डिफरेंस लेके आते हैं। जैसे 0 और 6 को हमने क्या किया, ये 0 और 6 वाला हमारा इंटरवल था, इसमें हमने ऐड कर दिया 0.5, ठीक है, और इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.5। तो जब 0 से इधर हम 0.5 चलेंगे तो वो माइनस का 0.5 आ जाएगा, और जब ऐसे ही 6 के अलग चलेंगे, हम आगे चलेंगे, तो ये हो जाएगा 6.5। तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि ये कैसे आया। तो हम सब जगह पे सभी इंटरवल्स में हम ऐसे ही करते चलेंगे। ये जो टेबल बन गई हमारी ये कंटिन्यूअस बन गई। अब इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से मैच कर रही है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल कैसा बना, ये हो गया -0.5 से लेकर 6.5 तक, क्योंकि 0 से थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे 0.5, ठीक है। अब जब मुझे इसका क्लास मार्क या जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट, अगर मुझे ये निकालना है तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो ये दोनों हमारी क्लासेस हैं, जैसे कि मेरे पास है 6.5 और इसमें प्लस करूंगी मैं माइनस का 0.5, क्योंकि माइनस की वैल्यू आई है ना, तो 6.5 इन दोनों वैल्यू को प्लस कर कर आधा करते हैं। तो ये कितना हो गया, 6.5 माइनस 0.5, क्योंकि ये प्लस बाहर इंटू होके माइनस हो जाएगा, इसका आधा, तो ये हो गया 6/2, तो ये हो गया आपका 3। तो इस तरह से ये सारी हमने जो है दोनों को, जैसे कोई एक और ये वाला भी करके दिखाती हूं मैं आपको। हमने क्या किया, 30.5 प्लस दोनों रीडिंग्स को हम ऐड कर देंगे और फिर उसको आधा कर देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5 से ये 24 से 25 हो जाएगा, 25 और 30 55, तो आपका 55 का आधा हो जाएगा 27.5। तो इस तरह से हम लोग जो है मिड वैल्यू निकाल लेंगे, जिसको हम उसका क्लास मार्क कहते हैं। और जब हम ये मिड वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद ये जो मैंने ऑरेंज कलर की लाइन खींची है ये वाली आपकी हो गई है टीम ए। आप ऐसे फिर ग्राफ को आराम से प्लॉट कर सकते हैं, और ये हो गई है टीम बी, ठीक है। तो अब लिखने का तरीका क्या होगा, पहले तो देखो टीम ए के लिए आप ऐसे पॉइंट प्लॉट करोगे, ये 3 नीचे वाली ये चल रही है, एक्स एक्सिस चल रही है हमारी, और ये हमारी वाई एक्सिस चल रही है। अब लिखने का तरीका देखते हैं। तो इसके इधर हमने लिखे हैं क्लास मार्क
ये हमारी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब इसको जब हम अपनी टेबल ये बना लेंगे, ये पूरा जब हम ग्राफ बना लेंगे, तो इसको हमने ये लिख दिया कि हमने एक्स एक्सिस में हमने क्लास मार्क लिया है और वाई एक्सिस में लिया है। फिर हम इसको अपने आंसर को इस तरह से लिखेंगे, टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ टीम ए, टीम ए के लिए लिख रहे हैं पहले हम, ठीक है। वी प्लॉट द पॉइंट्स, अब हम पॉइंट्स मेंशन करेंगे बेटा, यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे, 3, 2, टीम ए के लिए ये दोनों पॉइंट चलेंगे, ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, ये वाला एक्स है, ये आपका वाई वाला चलेगा, ठीक है। तो हम सारे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे यहाँ पे, 3, 2, फिर कोमा 9.5, 1, फिर 15.5, 8, फिर 21.5, 9, then 27.5, 4, then 33.5, 5, 39.5। आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। देन 45.5, 10, 51.5, 6, एंड लास्ट का आपका 57.5, 2। ये तो आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, मतलब डॉट लगाया, और फिर साथ में आप लिखोगे एंड जॉइन दीज पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि पॉलीगन जो है बेटे लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि पहले हमने ये पॉइंट्स को प्लॉट किया, अलग अलग जगह पे ये पॉइंट्स दिखाए, फिर हमने लाइन सेगमेंट यानी कि स्केल से और पेंसिल से सीधी सीधे एक लाइन सेगमेंट अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हुए, दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमने लाइन सेगमेंट्स खींचे हैं, जिससे कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है मिल गया है। ऐसे ही आपको टीम बी के लिए लिखना है। जैसे टीम ए के लिए 3, 2 कैसे आएगा, 3, 2, तो यहां पे आपका 3 हो गया ये वाला पॉइंट, एक्स पे वाई एक्सिस पे 2, और यहां पे आपका ऐसे देखो, ये आपका इसकी सीध में ये 3 वाला पॉइंट है, तो ये 3 है और ये 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 3, 2। ठीक है, क्लियर है सभी को। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट अगर आपको करना होगा, तो सेकंड पॉइंट है 9.5 और 1। तो इसमें देखो 9.5 कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे देखो, 10 से थोड़ा सा पहले, यानी कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा पहले, ये है ना, ये हो गया 9.5, और ये यहाँ पे हो गया इसके हाफ में, ये इसका 1, ये 1 वाला हिस्सा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 9.5, 1। इसी तरह से आप सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, और फिर स्केल और पेंसिल की मदद से इनको लाइंस को सीधी लाइन से आप इसको जोड़ देंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे टीम बी के लिए भी इसी तरह से पॉइंट लिख देंगे, और आपका ये क्वेश्चन इस तरह से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। मतलब कि एक सर्वे किया गया जिसमें चिल्ड्रन जो है अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे जो हैं पार्क में खेलते हुए पाए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया कि जैसे 1 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ऐसे एवरेज बच्चे 5 होते हैं जो पार्क में खेलते हैं 1 से 2 साल के। 2 से 3 साल के 3 बच्चे एवरेज मिलते हैं, 3 से 5 साल के 6 बच्चे, 5 से 7 साल के 12 बच्चे, 7 से 10 साल के 9, 10 से 15 के 10, 15 से 17 के 4। मतलब इस तरह से आपको ये दिया हुआ है कि इस एज ग्रुप के बच्चे जो है प्लेग्राउंड में खेलते हुए दिखते हैं पार्क में। तो आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है जो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो बेटे सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी ये जो टेबल दी हुई है, इसमें आपका गैप जो है सेम नहीं आ रहा है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखो,
1 से 2 के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। 2 से 3 के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। 3 से 5 के बीच में 2 का गैप है। 5 से 7 के बीच में 2 का गैप है। 7 से 10 के बीच में 3 का गैप है। 10 से 15 के बीच में 5 का गैप है। 15 से 17 के बीच में फिर से 2 का गैप है। अब बेटा इस तरह से तो गैप तो सेम नहीं हुआ, तो इस गैप को सबसे पहले तो हमें एक ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी की कि जिससे ये गैप सेम आ जाए, कि ताकि सबकी वैल्यू एक्यूरेट निकले, ठीक है। तो इस गैप को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा फॉर्मूला देखेंगे कि जिसमें हम ये गैप को सेम करके एक एवरेज फ्रीक्वेंसी आ सके, कि ताकि सबकी वैल्यू सेम लेवल पे आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो गैप बिल्कुल भी सेम नहीं है बेटे, तो पहले आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जब अपना क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, एज क्लास साइजेस आर डिफरेंट, so we calculate the adjusted frequency for each class, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आप ये देखिए, तो आप लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब सिर्फ इस क्वेश्चन में आपका ये हिस्सा है जो आपको बेटा समझना है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज ऑफ क्लास इनटू में इट्स फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या चीज है ये देखिए, क्या बोला इसने। सबसे पहले आपको, जैसे ये हम इस सब में से हम मिनिमम क्लास साइज मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं कि 1 है हमारा क्लास साइज, सबसे कम की क्लास हमें 1 वाली लेनी है, जिससे कि सभी क्लासों के बीच में ना गैप सेम आ जाए। तो हमने क्या किया, 1 मान लिया हमने मिनिमम क्लास साइज। अब जैसे कि हम पहले के लिए निकाल रहे हैं, 1 और 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 और 2 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, मिनिमम क्लास साइज जो हमने सबके लिए माना है वो 1 है, ठीक है। और इसकी क्लास जो है, जो ये 1 और 2 है, जैसे हम 1 और 2 के लिए सैंपल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 की क्लास का साइज कितना है, ये भी 1 है। ये यहाँ पे लिखना है क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, तो 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो उसका 1 है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 5। तो मेरी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पहली वाली क्लास इंटरवल के लिए आ गई 5, ठीक है। अब इसी तरह से एक बार आप देखेंगे 2 और 3 वाले अगर निकाल के देखते हैं, 2 और 3 में भी 1 का ही गैप है। मिनिमम क्लास साइज सबके लिए 1 रहेगा, जो हमने एक बार स्टैंडर्ड मान लिया। अब उस क्लास का साइज कितना है, इसका गैप भी 1 है, तो ये 1 आ गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब है फ्रीक्वेंसी 3, ये देखो अब ये फ्रीक्वेंसी 3 है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी फ्रीक्वेंसी तब भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमने सेम लिख दिया। ये क्यों सेम आ रहा है बेटे, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया है मिनिमम क्लास साइज, वो उसी क्लास साइज का सेम साइज है, उस क्लास इंटरवल का सेम साइज होने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल थी वही फ्रीक्वेंसी ये रहेगी न्यू वाली। अब देखते हैं चेंज आएगा कहाँ। अब यहाँ आते हैं 3 और 5 वाले में। 3 और 5 वाले को जब हम लेंगे, अब देखो जब हम लेंगे 3 और 5 वाला, 3 और 5 का गैप कितना है, उस क्लास साइज का गैप है 2 का, ठीक है। अब मिनिमम क्लास साइज तो हमने हर जगह 1 ही रखना है, तो 3 और 5 के लिए 1 तो हो गया मिनिमम क्लास साइज, और उस क्लास का अपना गैप कितना है, 2 का गैप है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। तो यहां लिख दी फ्रीक्वेंसी 6। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये मेरा कैंसिल होके आ जाएगा 3।
तो मेरी नई वाली फ्रीक्वेंसी आ गई एडजस्ट होके 3। ऐसे ही आप 5 से 7 वाले की निकाल लोगे। ऐसे ही आप, जैसे मैं 10 से 15 वाले की निकालती हूँ फिर से। अब 10 से 15 अगर लेते हैं हम, 10 to 15, तो इस केस में मेरा मिनिमम क्लास साइज तो 1 है, 10 से 15 का गैप मेरा 5 है, उस क्लास का कितना गैप है ये लिखना होता है यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो अब मेरे हिसाब से नई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 2। ये देखो 10 to 15 वाले में आ गई 2। तो इस तरह से आप ये पूरा निकाल लेंगे। ये जिस तरह से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकलती है वो निकाल लेंगे। और फिर आगे का स्टेप है कि हम इसको बार ग्राफ में जो हमने ये बनाया है इसको हम मेंशन करेंगे कि क्या कहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेटा एक्स एक्सिस में हमने लिया है एजेस जो क्लास इंटरवल में दी हुई है, इंटरवल्स है ना इसके, तो ये तो हमने ले ली एक्स एक्सिस पे। और हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो नई वाली फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, पर ये हमने एडजस्टेड वाली ली है क्योंकि अब हमने नई वाली ली है। तो अब एक बार देख लो आप कि कैसे बना है ये। जैसे 1 और 2 तक है इसका 5, ये रहा 1 और 2, ये इंटरवल पे कितनी वैल्यू है इसकी 5, तो यहाँ तक बार की हाइट जाएगी। फिर कंटिन्यूएशन में, क्योंकि अब हमारी कंटिन्यूएशन टेबल चल रही है, 2 to 3 में, 2 to 3 में ये जाएगी 3, 2 से 3 वाले में ये 3 देखो यहाँ पे है, तो ये इसकी विड्थ तक जाएगी ये, ठीक है। अब 3 to 5 वाले में ये जाएगी 3, 3 to 5 वाले में 3 से 5, अब ये विड्थ चौड़ी हो जाएगी। इसी को ही बोलते हैं बेटे नॉन यूनिफॉर्म वाला। मैंने आपको एक बार बताया था ना, हिस्टोग्राम दो तरह से होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म विड्थ वाला, ये वाला आपका बन रहा है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वाला। ये वो उसका क्वेश्चन ही था कि नॉन यूनिफॉर्म विड्थ का ये आपका हिस्टोग्राम बन रहा है, क्योंकि देखो कईयों के बीच का गैप आप देख रहे हो डिफरेंट है। देखो इन दोनों के बीच का गैप और इसके बीच का गैप देखो कितना डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वाले बनेंगे, लेकिन अब सब एवरेज तरीके से बनेंगे, जिसमें आपकी ये इंटरवल का गैप एडजस्ट हो चुका है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है ना। तो जैसे आप ये देखो 10 से 15 वाला ये 2 होना चाहिए अब आपका। अब आपको ये वाला फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, अब आपको ये वाली देखनी है। तो 10 से 15 2 चलेगा। देखो 10 से 15 की रेंज तक आपका ये 2 चलेगा, तो ये इसकी विड्थ देखो कितनी बड़ी हो गई। जबकि 15 से 17 का 2 चल रहा है, लेकिन उसकी विड्थ जो है इसकी ये विड्थ छोटी है इससे। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वाला एग्जाम्पल। इसमें बस आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला एक कंसेप्ट देखना होता है, जिसमें हमारा ये वाला तो हम सपोज कर लेते हैं, जो फिक्स एक बार हमें क्लास इंटरवल लेना है, जो साइज लेना है, और ये उस पर्टिकुलर क्लास का साइज होता है जिस क्लास के हम निकाल रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी में जो हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होती है उस क्लास की, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आप सॉल्व करके टेबल में ही ऐसे करके दिखाएंगे और यहाँ पे ये ग्राफ बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found as follows। ये बोल रहा है बेटे एक कोई भी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है जो उसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, लोगों के नाम के साथ फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। तो वो जो नाम हैं उनमें से सरनेम्स इन लोगों ने सेलेक्ट किए डायरेक्टरी में से। तो उन सरनेम्स को जब ऐसे डेटा में कलेक्ट किया गया तो उसमें ये देखा गया 6 सरनेम्स इस तरह के निकले जिसके अंदर 4 लेटर्स पाए गए, 1 से 4 तक। ऐसे ही 30 सरनेम्स ऐसे निकले जिनके अंदर लेटर्स जो है 4 से 6 के बीच के लेटर्स थे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के। तो इस तरह से ये आपको एक टेबल दे दी है। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो एक आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है जो आपको इंफॉर्मेशन बताए कि कौन से सरनेम कम डिजिट वाले हैं, कौन से ज़्यादा डिजिट वाले हैं, किन की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। और दूसरा पार्ट है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। अब देखो बेटे मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम तो आप टेबल में से भी देख सकते हो कि कौन सी क्लास का होगा, तो ये तो इसका आपका आंसर हो गया। लेकिन पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना है, और हिस्टोग्राम बनाने के लिए
क्लास का साइज जो है सबका सेम होना चाहिए। हमारा यहाँ पे देखो, इसका साइज 3 है, इसका साइज 2 है, इसका 2, इसका 4, इसका 8। तो सभी का क्लास साइज जो है डिफरेंट है। तो हम फिर से इसमें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम, जिससे कि सभी का क्लास साइज सेम हो जाए। जो हमने फॉर्मूला किया था, एक तो हमारी मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज ऑफ दैट क्लास, जो आप क्लास साइज जिस क्लास का आप देख रहे हो, और साथ में आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया था। तो अब जैसे हमें पहली ही क्लास का निकालना है, तो पहली क्लास है हमारी 1 से 4 वाली। तो इस क्लास के लिए हमारी मिनिमम क्लास साइज हम सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसमें 2 की है सबसे कम वैल्यू। तो 2 को हम मिनिमम क्लास साइज मान लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बाकी की क्लासेस को एडजस्ट करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज को। तो ये हमारी मिनिमम क्लास साइज हो गई 2। और इस क्लास का कितना साइज है, 3 का गैप है, तो ये आ गया नीचे। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमें इस क्लास की, इसकी दी हुई है 6। तो हमारा हो गया, 3 को इससे काटेंगे तो ये हमारा आ गया 4। तो 4 आ गई हमारी नई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही मान लीजिए मुझे इस क्लास की निकालनी है, 6 to 8 वाले की निकालनी है, ठीक है, 6 to 8 लिखा। तो इसकी कैसे निकालेंगे, जो हमने जो फिक्स फ्रीक्वेंसी मानी है मिनिमम वाली वो 2 है, 6 to 8 के बीच में भी 2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 44। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 44 सेम रहेगा। ये बेटे सेम क्यों रहा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो हम अगर मिनिमम जो हम क्लास साइज मानते हैं और उस क्लास का जो सेलेक्ट की है आपने क्लास, दोनों का साइज अगर सेम होता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी में तभी चेंज आएगा जब क्लास के ये डिफरेंस आ जाएगा साइज में। जैसे ये वाला निकाल के देखते हैं, लास्ट वाला 12 और 20 के बीच का निकालते हैं। 12 और 20 के बीच में, अब मेरी क्लास के अंदर मिनिमम क्लास साइज 2 का है, लेकिन इस क्लास के बीच में गैप है 8 का, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और ये 4 1 ज़ा 4 1। तो इससे ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई 1। क्लियर है। तो हमने ये तीनों निकाल के देखी कि किस तरह से आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालोगे। तो ये आप निकाल लेंगे। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट वाला हिस्सा कि आप किस तरह से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब जब हमें ये वाली चीज देखनी है और ये वाली, इन दोनों टेबल को हम देखेंगे, सिर्फ एक इस कॉलम को और एक इस कॉलम को, बीच वाली है फ्रीक्वेंसी को हम नहीं देखेंगे। तो कैसे बनाएंगे, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक कितनी है 4 है, तो ये 5 से थोड़ा सा नीचे ये 4 वाला पूरा एक बार हमारा बन गया, जिसकी विड्थ इतनी चौड़ी है। फिर यहाँ पे ये भी वही क्वेश्चन है बेटे, नॉन यूनिफॉर्म विड्थ वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नॉन यूनिफॉर्म विड्थ रहेगी, यहाँ पे विड्थ का साइज सेम नहीं होगा। ऐसे ही 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में कितना आना है 30 आना है, तो ये हमने 30 तक इसकी हाइट करी और ये हमने एक बार बना दिया। ऐसे ही 6 से 8 के बीच में 44 जाना है, तो 45 से नीचे ये एक लाइन, ये हमने बार बना दिया। ऐसे ही 8 से 12, 8 से लेकर 12 तक का साइज जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा 8 तक, तो यहाँ से इधर इसका अप्रोक्सीमेटली 8 तक ये चला गया। ऐसे ही 12 से 20 तक लगातार, 12 से 20 तक की विड्थ जाएगी, और ये कितनी होगी 1 पर, यहाँ पे मिनिमम वाले पे 1 पर। ठीक है, इस तरह से आप ये हिस्टोग्राम बना देंगे जो उसने बनाने के लिए बोला है। तो ये तो हो गया। इसमें आप बस यहाँ पे ये लिख दीजिए कि क्लास इंटरवल है, या यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स। ये आप किस तरफ ले रहे हो, ये हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस में इस तरफ, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं आपकी, ये हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, या आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। ये हम ले रहे हैं कहाँ पे, वाई एक्सिस पर। ठीक है, और आप लास्ट में क्या लिखोगे, ये तो आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा ये सब निकाल के। और जो आपका क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम सरनेम लाइज, जैसे उसने क्वेश्चन में बोला है बेटे आपको वही लिखना है,
द मैक्सिमम सरनेम लाइज इन, कौन सा इंटरवल है, 6 to 8, ये वाला इंटरवल में आपके सबसे ज्यादा सरनेम आए हैं, इन 6 to 8 क्लास इंटरवल। ध्यान रखिए, हम कई बार क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया है बस सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं, जैसे कई बच्चे सिर्फ ये लिख के आ जाते हैं, बेटे नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है आपको उसको पूरी स्टेटमेंट के साथ आंसर देना होगा, तभी आपका क्वेश्चन पूरा माना जाएगा और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और हमारी ये एक्सरसाइज 12.1 और चैप्टर 12 ये खत्म हो गया है यहाँ पर।